वेलकम टू द शो यूके इमिग्रेशन लॉ विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता है कि अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो के अंदर कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जिससे आपके इमिग्रेशन का कोई हल निकल सके। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शो के दौरान कॉन्टैक्ट डिटेल्स ईमेल की सूरत में आती हैं कि अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप अपना टेलीफोन नंबर, एक ब्रीफ मैसेज और अपना नाम ईमेल के ज़रिए भिजवा दें। आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अब पिछले कुछ शो से मैं बार बार बोली जा रहा हूँ, लोग आप सुन भी रहे हैं, बाद में मुझे उसके बारे में कॉल्स भी आती हैं कि ये ज़रूर देख लें कि आपके केस के अंदर फ़्रेश क्लेम बनता है या नहीं। और मैं इसलिए ज़्यादा तरजीह देता हूँ फ़्रेश क्लेम को बिकॉज़ आजकल ह्यूमन राइट एप्लीकेशंस की, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर कभी आपने पहले कोई केस डाला हुआ है और अगर आपका केस फ़्रेश क्लेम की रूल्स के अंदर पड़ता है तो ज़रूरी है कि आप फ़्रेश क्लेम डालें। आई नो कॉलर्स भी वेट कर रहे हैं। अगेन सिर्फ उस सूरत में फ़्रेश क्लेम डालें कि अगर आपका केस उसके कवानीन के अंदर आता है, लेकिन ज़रूर उसको एक्सप्लॉइट करें, उसको एक्सप्लोर करें कि फ़्रेश क्लेम में आपका केस आता है यानी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा हूँ शो के शुरू में। पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ जी। मैंने अपनी अम्मी को स्पॉन्सर करना है पाकिस्तान में। तो क्या मैं कर सकती हूँ? आपका यहाँ क्या स्टेटस है? जी, मेरा ब्रिटिश है। ठीक है। और आपकी अम्मी यहाँ विजिट वीज़े पे आ रही हैं? हाँ जी। ठीक है जी। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या लगाना पड़ेगा? तो क्या मैं अर्ज़ लगते हैं, क्या होता है? मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, जहाँ तक स्पॉन्सरशिप की बात है, ज़्यादातर जो यहाँ से स्पॉन्सर होते हैं वो शो करते हैं अकोमोडेशन। तो जहाँ तक अकोमोडेशन की बात है वो आप हेलो ऊंचा बोलिएगा प्लीज, मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आप फ़ोन रख दें और टीवी पे सुन लें। अच्छा, टीवी पे सुन लूँ जी प्लीज़, आपके लिए आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा था कि आप जब यहाँ से किसी को भी स्पॉन्सर करते हैं, जो नंबर वन चीज़ एक स्पॉन्सर यहाँ से शो करता है वो अकोमोडेशन है। तो उसके लिए आप अपने, अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे तो कागजात लगा दें, और अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी पे हैं तो स्टेट एजेंट का लेटर लगा लें कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लैंडलॉर्ड को कि आपके जो भी फैमिली मेम्बर हैं आके आपके साथ रह सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मेंबर हैं आपके घर में तो ऑफ कोर्स होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन विज़िट वीज़ा पे नॉर्मली वो रिकमेंडेड नहीं होता। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी हम यहाँ से ये भी शो करना चाहते हैं कि जी हम उनके फाइनेंस भी प्रोवाइड करेंगे इस ट्रिप का। तो फिर जारी बात है आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स और जिस तरीके से आप पैसे कमा रहे हैं उसकी टैक्स रिटर्न्स या अगर वेज स्लिप है तो वो सारा लगाएं। अब ये तो होगी जो यहाँ से स्पॉन्सर चीज़ें लगाता है। 90% केसेस में उनको स्पॉन्सर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो एप्लीकेंट है उसको फिर भी अपने फाइनेंशियल एंड फैमिली सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करने हैं एप्लीकेशन के अंदर। मुझे बिल्कुल पता है फॉर्म के अंदर इतनी जगह नहीं होती, इसलिए अलग से उनको शो करना है। 3 सबसे बड़ी रीज़न है रिफ्यूज़ल की विज़िट की। नंबर 1, जब वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो जो उसमें क्रेडिट आ रहे हैं वो मैच नहीं करते जो आपने इनकम डिक्लेयर की है। आपको चाहिए एक एक क्रेडिट की एक्सप्लेनेशन दें एप्लीकेंट के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, रिगार्डलेस ऑफ स्पॉन्सर कौन कर रहा है फाइनेंशियली उनको, बिकॉज उनके फाइनेंशियल एंड फैमिली सर्कमस्टांसेस बताने हैं। सेकंड बात, सबसे इम्पॉर्टेंटली प्रूव करें और शो करें स्टेटमेंट की सूरत में, और अगर फैमिली मेम्बर्स के साथ फ़ोटोज़ लगानी है, जायदाद की फ़ोटोज़ लगानी है कि वाई जो एप्लीकेंट है वो ट्रिप के बाद वापस चला जाएगा अपनी होम कंट्री में, कि उनकी इंटेंशन ये है कि ट्रिप करके वो वापस चले जाएंगे क्योंकि उनकी वहाँ जायदाद है, प्रॉपर्टी है, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन है, बाकी फैमिली मेम्बर्स है। यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आखिरी चीज़ है कि अगर बहुत गैप बाद वो ट्रिप मार रहे हैं तो वाई, क्योंकि अक्सर होता है पेरेंट्स कभी ज़िंदगी में नहीं आए लंदन, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस एज में आके आप उनको बुलाने लगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर दें कि क्यों कभी पहले बुलाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। क्या पता आपके बच्चे बड़े हो गए या और आपके ऐसे घरेलू हालात यहाँ हो गए हैं कि अब आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो यू रादर वांट कि वो इधर आ जाए। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको देनी लाजमी होती हैं। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। मैंने भी स्पॉन्सर के हवाले से आपसे पूछना था। मेरा छोटा भाई है, मैं उसको जो है पाकिस्तान से विजिट वीज़ा के लिए बुलाना चाहता हूँ। मेरा स्टेटस में स्पाउस वीज़े पे हूँ खुद, तो पॉसिबल है उसको बुला सकता हूँ? थैंक यू सर।
देखें जी, पहली बात है कि स्पॉन्सर के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो। एज लॉन्ग एज आपके पास इस कंट्री में वैलिड वीज़ा है, आप बिल्कुल स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने भाई को। और आई होप आप शो शुरू से सुन रहे हो, तो वही जो चीज़ें मैंने पहले वाले कॉलर को बोली थी वो आप पे भी लागू होती हैं। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हाँ जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं बात करनी है भाई तारिक ना। जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी ना सुने, आप अपना सवाल पूछ लें, फिर फ़ोन रखते हैं और टीवी पे जवाब सुन लें। अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ना वो दूसरी कॉल आ गई, मेरा उसमें क्वेश्चन हो रहा ना। मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ। आप टीवी को ना देखें, आप अपना सवाल पूछें और फिर मैं जवाब देता हूँ। ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਡੈਨਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ। ਡੈਨਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਸਪੋर्ट ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਡੈਨਿਸ਼। ऑलराइट। और उनकी बाकी फैमिली मेंबर के पास कौन सा है? हस्बैंड, बच्चे के पास पासपोर्ट? हस्बैंड ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਾਥ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ऑलराइट, मैं अर्ज कर देता हूँ। हाँ, मैंने नाले अपना नंबर, पर्सनल नंबर दे दियो प्लीज, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ दोबारा गल करने। जी बड़ी मेहरबानी। जी देखें, पहली बात यह है कि आपकी जो नीस हैं वो डेनिश पासपोर्ट होल्डर हैं, तो एज ए EA नेशनल उनको यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। जहाज़ पे बैठे और इधर आ जाएं, बिकॉज उनके वीज़े की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक उनके फैमिली मेंबर की बात है, हस्बैंड जो पाकिस्तानी नेशनल है उनको एक फ़ैमिली परमिट अप्लाई करना होगा। वो चाहें तो वो ये फैमिली परमिट अप्लाई कर सकते हैं। उनके साथ ही यहाँ आते वक्त उनको 6 महीने का मिलेगा, और जब वो यहाँ काम करना शुरू हो जाएंगी तो उनको फिर 5 साल का मिल जाएगा। जो EA नेशनल होते हैं उनको इस कंट्री के अंदर काम करना है, जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइजिंग देयर ट्रीटी राइट्स। उसके और भी 2-3 तरीके हैं, काम कर लें, सेल्फ सफिशेंट हों या वो स्टूडेंट हों, वो डिफरेंट कैटेगरीज में आती है। बट उनमें से एक चीज़ उन्होंने एक्सरसाइज करनी, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना। फिर जो उनके फैमिली मेम्बर हैं वो यहाँ फैमिली परमिट पे रहते हैं, बट वो उनको अपने साथ भी ला सकती हैं हस्बैंड को। अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारों से कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस तरह हम शो के फॉर्मेट में नहीं दे सकते, अलबत्ता ईमेल आती है। अगर आपने मुझसे रब्ता करना है, अपना नाम और नंबर आप ईमेल पे भेज दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो 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 जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 2 क्वेश्चन है, आप सुन लें तो उसके बाद मुझे टीवी पे आप जवाब दे दीजिएगा। मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, तो मेरा जो है बेबी, मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है अक्टूबर में पाकिस्तान में। तो पॉसिबल है कि उसे वहाँ पे ही ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए मेरे बच्चे को? अगर मिल सकता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? बस ये क्वेश्चन है। सेकंड है, मेरा एक फ्रेंड है जिसने FLR FP पे अपना जो है ना वीजा अप्लाई किया था, कुछ 10 माह। उसका होम ऑफिस ने इंटरव्यू भी ले लिया है, उसका यहाँ पे जो है ब्रिटिश बॉर्न चाइल्ड वो भी पैदा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई होम ऑफिस ने जवाब नहीं दिया। इस बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या है वो क्या फर्दर करना चाहते हैं या उसका आगे क्या आउटकम हो सकता है? थैंक यू भाई। देखें, जहाँ तक पहली बात आपने अर्ज़ की, मुबारक हो आपको, अल्लाह मियाँ खैरियत से आपकी औलाद करे अक्टूबर में। बिल्कुल आप पाकिस्तान के अंदर ही उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉर्म है, जो रेलिवेंट एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑन टॉप ऑफ द हेड तो मुझे याद नहीं हो कौन सा है, बट येस देयर इज़ वन फॉर्म। अगर आप मुझसे रब्ता भी कर लें तो मैं आपको उस फॉर्म का लिंक भेज दूँगा, तो इंशाल्लाह जब आपकी औलाद हो जाए तो आप उस फॉर्म को कम्प्लीट करके जमा करा दें तो पाकिस्तान में उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। बिकॉज यू ब्रिटिश, तो आपका बच्चा चाहे पाकिस्तान पैदा होगा, इंशाल्लाह ही और शी वुड बी ब्रिटिश एज वेल। जहाँ तक आपने अपने दोस्त की बात बोली, 10 मंथ्स कभी कभी 6 से ऊपर लग ही जाते हैं, 10 महीने इतना बड़ा टाइम नहीं। और ऑफ कोर्स उनका काफ़ी आर्ग्यूबल केस है, बिकॉज अब उनका बच्चा भी ब्रिटिश है। तो मे बी यही रिक्वेस्ट करूँ कि अपने लॉयर को वो बोलें कि ख़त दोबारा लिखते हैं या लोकल MP के पास जाएँ, बिकॉज लोकल MP जब होम ऑफिस को ख़त लिखता है तो होम ऑफिस का MP लिएज़ॉन डिपार्टमेंट लाजमी 20-21 दिन में MP को जवाब दे देता है, तो उससे फ़ाइल शायद थोड़ी ऊपर की तरफ आ जाए लिस्ट के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं नदीम बोल रहा हूँ ड्यूसबरी से। जी नदीम।
पूछना ये है कि अभी मेरी स्पोर्स वीजा की एक्सटेंशन हुई है 5 साल वाले रूट पे, तो ILR के वक्त फिर मेरे लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 18,600 वाली रहेगी या नहीं? ऑलराइट, थैंक यू नदीम। नहीं, सेटलमेंट के वक्त ये रिक्वायरमेंट आपकी नहीं होगी, ये सिर्फ इनिशियल एप्लीकेशन एंड एक्सटेंशन के वक्त है। कल कानून चेंज हो जाए तो आई डू नॉट नो, लेकिन नॉर्मली अगर चेंज भी होता है तो जो लोग ऑलरेडी एक वीज़े के ऊपर होते हैं उन पे असर नहीं पड़ना चाहिए उसका, डिपेंडिंग ऑन लॉ किस तरह चेंज हो, बट एट द मोमेंट नहीं, सेटलमेंट के वक्त आपको दोबारा वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं करनी। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने 2010 में ह्यूमन राइट्स के ऊपर एप्लीकेशन की थी, जो कि 2015 में जाकर रिफ्यूज हुई। उसके बाद हमने उसके ऊपर रिकंसिडरेशन वगैरह करते रहे, जो कि मुसलसल आफ्टर मंथ और 2 रिव्यूज होती रही वो। और फरवरी में फिर हमारा बच्चा 7.5 साल का हो गया था, 7 साल का, सॉरी, ये बोर्न हियर। उससे पहले अक्टूबर में हमने JR किया था, और फिर जब वो JR रिफ्यूज हो गया फरवरी में, तो हमने उसके ऊपर फिर नई फर्दर फ्रेश क्लेम्स भेज दिए जो कि 7 साल के बेस पे थे। अब मुझे अभी पिछले दिनों फिर रिफ्यूज हो गया है, लेकिन उन्होंने इन कंट्री राइट को अपील अप दिया है। उससे पहले मैंने किसी वकील ने मुझे बताया था कि आपको इस पे भी आपको रिफ्यूज हो गया अगर आप अपील पे जाएंगे, क्योंकि आपने जो पहली एप्लीकेशन की थी वो अंडर ह्यूमन राइट्स की थी, वो 7 ईयर बेस पे नहीं की थी। तो बेहतर है कि आप अपनी अपील जो भी राइट मिला है उसको ना परसू करें, अगर किया तो उसको विड्रॉ कर लें और नई एप्लीकेशन करें 7 साल की बेस पे। अगर फिर वो रिफ्यूज होगी देन यू विल गोना गेट वीजा इन द कंट्री इफ यू वेंट टू द कोर्ट अगेन। तो ये क्या है, आई मीन, और दूसरा ये कि राइट ऑफ अपील आजकल अगर करते हैं हम तो उसमें कितने तक डेट्स आ रही हैं कोर्ट की तरफ से? काइंडली इफ यू कैन ब्रीफ ऑन दिस वन, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखें, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जो ह्यूमन राइट की अपीलें होती हैं वो फैक्ट सेंसिटिव होती हैं, यानी कि डेट ऑफ डिसीजन तक वो रेलेवेंट नहीं होती, वो डेट ऑफ हियरिंग तक रेलेवेंट होती हैं। तो अगर आपका इस पीरियड के दौरान 7 साल पूरे हो गए हैं तो बिल्कुल अपील के अंदर उसको डिस्कस किया जा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी नज़र में इन्फॉर्मेशन जो आपने दी उसके हिसाब से कि आपने ये एप्लीकेशन डालें। आप होम ऑफिस को ये ज़रूर लिख के दे सकते हैं कि मैं अपने ग्राउंड्स के अंदर ये बात डाल रहा हूँ कि मेरे बच्चे को 7 साल हो गए, अगर एप्लीकेशन के वक्त आपके 7 साल नहीं हुए थे, और मेहरबानी करके आप इसकी कंसिडरेशन करें। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी, आपने ख़ुद मुझे कहा कि जब फ्रेश क्लेम फरवरी 2016 में डाला उस वक्त बच्चे को 7 साल हो गए थे। सो कहने का मतलब कि अगर नहीं भी हुए थे, बाद में हुए हैं, तो फिर भी आप अपील प्रोसेस के अंदर इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन राइट के अंदर केस की जो टाइम लिमिट है वो डेट ऑफ हियरिंग तक जाती है। सो वो कोई इशू नहीं है। आप, अब सारी बात है, मैंने आपके सारे कागजात नहीं पढ़े तो मुझे नहीं पता आपको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन कोई एडवाइस देने की कोशिश करे। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि अगर कोई मुझसे कहे कि जी ह्यूमन राइट की अपील हम कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कोई मसला नहीं, क्योंकि डेट ऑफ हियरिंग कोर्ट तक जितना भी आपका ह्यूमन राइट का केस बनता है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। कहीं जाके वन स्टॉप आप पे नहीं लग जाता कि हम आगे कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। ये तो ये बात हो गई। जहाँ तक बात है, आपने अर्ज़ किया कि टाइम कितना लगेगा। देखें, इस वक्त फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल इन कंट्री अपीलों में बड़े आराम से 7 से 8 महीने लगा रहा है, तो मे बी आपको इतना टाइम लग जाए, बट ज़रा सब्र करें, टाइम इस वक्त लग रहा है। लेकिन आपके केस में तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना आपका बच्चा 10 साल की एज तक जा रहा है, और फिर आपको भी पता है कि जब 10 साल की एज तक पहुंचेगा तो अपार्ट फ्रॉम 7 ईयर रूल वो एलिजिबल हो जाएगा। जो होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि जी जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है और उसको 10 साल हो जाएं तो वो यहाँ ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा यहाँ पैदा हुआ तो आप तो चाहेंगे जितना लेट मेरी अपील आए उतना बेहतर है, ताकि उतना ज़्यादा मैं 9 ईयर 10 ईयर के क्लोज बाय हो जाऊँ, और 7 साल तो अपनी जगह है ही है। थैंक यू सो मच आपके कॉल की। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो जी। हाँ जी, मैं जसवंत है जी, मैं ग्रेजन तो बोल रहा जी जसवंत। हाँ जी, मैं इंडेफिनेट पे कर रहा है ना, ये इंडेफिनेट कार है जी मेरे को। मेरा ना जो इंडियन पासपोर्ट ਸੀ लॉस्ट हो गया ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋर्ट लॉस्ट हो गया ਸੀ, मेरा नंबर पासपोर्ट बन के आया है। थैंक यू जसवंत। नहीं, आपके पास अगर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है तो उससे कोई इतना इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज आपने अपना अपडेट कर दिया है इंडियन एम्बेसी के साथ। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो जी, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, अपना सवाल पूछिए जी। हेलो, आप बिल्कुल टीवी पे ना देखें, अगर आप अपना सवाल पूछ लें टेलीफोन पे और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें आप।
अच्छा, हेलो। बिल्कुल, मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे ये पूछना है वालेकुम शहजाद अस्सलाम। साहब, शहजाद तारिक साहब, कि मैंने अपनी बहन का वीज़ा अप्लाई। आप बिल्कुल ब्रेकअप हो गए, आपने मैं इतना ही सुनाई दिया मुझे कि आपने अपनी बहन अच्छा, का वीज़ा आपकी आवाज़ मुझे असल में नहीं आ रही थी। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने अप्लाई किया था अपनी सिस्टर का विजिट वीज़े के लिए, तो मैंने यहाँ से सारे अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं और वेजेस एवरीथिंग, पे स्लिप पे P45 और बैंक स्टेटमेंट, लेकिन उन्होंने मेरी सिस्टर का जो है वीज़ा वो रिफ्यूज़ कर दिया है, विजिट वीज़ा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और उनको लेटर पे लिख के दिया कि हम सर्टिफाई नहीं है आपसे, और इसलिए हमने आपको रिफ्यूज किया क्योंकि आप वहां जाके हो सकता है स्टे कर लें। जबकि मैंने उसका, मेरे पास इमिग्रेशन वालों का फोन आया था, तो मैंने उनको बोला था मैं सारा खर्चा उसका खुद उठाऊंगा, और जबकि मैंने बैंक में 40,000 पाउंड तकरीबन मैंने शो किया था, लीगल जो मेरा यहाँ पर है, सब कुछ मैंने शो किया, लेकिन मुझे उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। मैं समझ गया, ये मैंने बहुत इस तरह के रिफ्यूज़ल देखे हैं। मैं आप फ़ोन रखेंगे ब्रेक के बाद, मैं आपको मुझे बताया जा रहा है अभी ब्रेक का भी टाइम हो गया, मैं आपको जवाब दे दूंगा, बट इस टाइप के मैंने बहुत रिफ्यूज़